हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा और आप लोग को सहस्र जो है हमारे लीगल चैनल में स्वागत है। तो चलो, आज मैं बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। अब तो एक नया लॉ जो है BNSS आ गया है, BNSS। और पहले मैं इसको पढ़ता था CRPC। तो एंटीसिपेटरी बेल जो होता है, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इसी को अग्रिम जमानत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल बोलो या अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत क्या होता है? अग्रिम नाम से क्लियर पता चल रहा है। अग्रिम मतलब आगे। क्लियर है ना? यानी अरेस्ट होने के पहले जो जमानत मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अग्रिम जमानत। इसी को एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। ये किस सेक्शन में दिया जाता है? CRPC के अकॉर्डिंग जो है, ये सेक्शन नंबर कौन सा? 438। लेकिन BNSS के अनुसार जो है 482 में अब एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है। तो BNSS इसका मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या इसका फुल फॉर्म है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसको बोला जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर है ना? तो सेक्शन 438 के अंदर इसमें एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता था। जैसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसे पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो विदाउट वारंट जिस पे शक होगा उसको उठा लेगी। और उठा लेगी, उसके बाद क्या करेगी ये तो आपको पता ही है। तो किसी को उठा सकती है और उठाने के बाद क्या करता है, ऐसे मारने का अलाउ नहीं है, लेकिन पुलिस लोग जो है बिना मारे उसको छोड़ता नहीं है। उठा करके मार करके जो है उसको गछवा देता है। पिटाने के बाद आदमी सच बोलता है, इसलिए पिटाई कर देता है। तो चलो यहां पर ध्यान देना, BNSS के कौन सा सेक्शन? 482 और CRPC के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। तो एंटीसिपेटरी बेल, जैसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो जो बेचारा जान रहा है कि हम नहीं इसमें है, तो वो क्या करता है? एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। जो है वो भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। भगवान भरोसे हो जाए नहीं। तो मान करके चलिए, जैसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को उठा सकती है। जिसमें उसको डाउट जाएगा उसको उठा सकती है। क्लियर है ना? अरेस्ट कर सकती है। उठा सकती है मतलब अरेस्ट कर सकती है। तो इसी अरेस्ट से बचने के लिए दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है। ये सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो और हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले सेशन कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। क्योंकि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में करोगे तो फिर वहां से एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, आपने लोअर कोर्ट में क्यों नहीं फाइल किया, सेशन कोर्ट। तो सबसे पहले सेशन कोर्ट में आप फाइल कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में ही फाइल करना, और यहां से यदि आपको बेल नहीं मिलता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप चले जाओ हाई कोर्ट में। कितना लोग सोचता है क्या कि सेशन कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है कि हाई कोर्ट में नहीं होगा, तो वो यहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सेशन कोर्ट में जो है
इसमें भी यदि आप बहस अच्छा से करते हो ना, बहस यदि आपके वकील साहब जो है अच्छे से करते हैं, तो यहाँ भी बेल मिलने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। देखो, केवल बहस पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहली बात है कि ड्राफ्टिंग मस्त होना चाहिए। ड्राफ्टिंग यदि अच्छा है दोस्तों, तो हारने वाला केस भी आप जीत सकते हो। लेकिन यदि ड्राफ्टिंग अच्छा नहीं है, तो फिर आप जीतने वाला केस भी हार सकते हो। ये सही बता रहा हूं। तो फर्स्ट ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करता है। आर्गुमेंट तो बात की बात है, बहस तो बात की बात है। तो पहले सबसे पहला काम क्या है कि आपका ड्राफ्टिंग मस्त होना चाहिए। उसमें जो इंग्लिश का वर्ड का सिलेक्शन जो है मस्त होना चाहिए। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका बहस अच्छा होना चाहिए। तो मेन है ड्राफ्टिंग यदि अच्छा है तो चांसेस बढ़ जाता है, हारने वाला भी आप जीत सकते हो। और बहस अच्छा होना चाहिए। यदि यहां से रिजेक्ट होता है तो फिर हाई कोर्ट में करो, और हाई कोर्ट से यदि रिजेक्ट हो जाता तब फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। एक ही रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। किसी के दिमाग में होगा कि सर यहां फिर दोबारा फाइल करे, तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट वाला फाइल कर सकते हो। ऐसे मैक्सिमम का यहां से बेल हो जाता है। हाँ, जिसका क्रिमिनल एंटेसिडेंट ज्यादा है, जिसका क्रिमिनल एंटेसिडेंट कहने का मतलब जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके अगेंस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं किसी के अगेंस्ट जो है बहुत सारा, देखिएगा 16 क्रिमिनल जो है प्रीवियस उसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एंटेसिडेंट है, तो उसमें क्या होता है कि बेल होने का प्रोबेबिलिटी कम जाता है। तो फिर आपको रेगुलर बेल में जाना पड़ जाएगा। तो रेगुलर बेल के बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ऐसे रेगुलर बेल अरेस्ट होने के बाद मिलता है। सरेंडर करोगे, उसके बाद जब भी आप बेल लोगे, बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे, वो रेगुलर बेल में हो जाएगा। तो बीएनएसएस के सेक्शन 482 में आपका एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन, और इसमें जो है सीआरपीसी वाला में क्या है 438 में। पहले देखो क्या था कि पहले क्वासिंग का, सीआरपीसी का क्वासिंग का 482 में होता था। अब वो क्या हो गया, बीएनएसएस के सेक्शन 482 में अब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये सब चेंज हो गया है। तब वकील साहब को भी अब पढ़ने का अलग से जरूरत पड़ गया, और जज साहब को भी अब देखना पड़ जाता है कि भाई नया वाले कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितना नंबर है। तो ये नंबर चेंज होने से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और पब्लिक भी कंफ्यूज कर जा रहा है। तो चलिए आपको मैं बता दिया कि अरेस्ट के पहले जो बेल लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। तो ये आपका क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए दिया जाता है, और क्रिमिनल हिस्ट्री जो आपका है उस पर आप बेल पर है या कन्विक्टेड हो गए हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, चलिए मान करके चल रहा हूं कि लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया और हाई कोर्ट से उसको बेल मिल गया। हाई कोर्ट से क्या हो गया, बेल मिल गया। तो बेल मिल गया, उसके बाद क्या होगा, केस खत्म हो गया? नहीं यार, केस कैसे, उसको तत्कालिक राहत मिला है, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। अब जैसे ही जो है चार्जशीट होगा, चार्जशीट के बाद जज साहब जो है वो क्या करेंगे,
ऑब्जर्व करेंगे, लोअर कोर्ट के जज साहब जो है कि इसको क्या करेंगे, चार्जशीट को ऑब्जर्व करेंगे। उनको लगेगा कि कुछ सेक्शन जो है गलत लगाया गया है, तो उस कुछ सेक्शन को जोड़ेंगे भी। और पुलिस के द्वारा कुछ सेक्शन मान लेते हैं कि नहीं लगाया गया है जो लगना चाहिए, उस सेक्शन को वो लगा भी सकते हैं। उस सेक्शन को क्या कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो सेक्शन जो जरूरत है उसको लगा भी सकते हैं, जो जरूरत नहीं है, कहने का मतलब कि उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन हटाने लायक है, जो लागू नहीं हो रहा है, उसको हटाया भी जा सकता है, और जो लागू होना चाहिए लेकिन पुलिस लगाई नहीं है, तो उसको यहां पर ऐड भी करेंगे। तो इसको जो है जैसी मजिस्ट्रेट साहब जो है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है एक्यूज को जो है लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उससे पूछते हैं कि आपके अगेंस्ट ये सेक्शन के अकॉर्डिंग एलिगेशन लगाया गया है, गुनाह कबूल है या नहीं। तो आप खुद समझो यार, कोई गुनाह कबूल करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यदि कर लिया गुनाह कबूल, तब फिर उसको क्या हो जाएगा, कन्विक्टेड हो जाएगा। कन्विक्टेड हो जाएगा तो उसमें को जो है अगले पेशी पर या अगले डेट पर वो क्या कर देंगे, सजा सुना देंगे, या सेम डेट पर भी कर सकते हैं, तो सजा सुना दिया जाएगा। यदि वो कहता है एक्यूज कि नहीं, अरे कुछ लोग का तो एंटीसिपेटरी बेल है तो बेल पर है, तो माने थी 4 गो आदमी है, तो उसमें कुछ एक्यूज जो है अरेस्ट हुआ है, उसको जो है जज साहब के सामने लाया गया है, तो ये गछ लिया, तो गछ लिया तब तो उसको सजा हो जाएगा। यदि नहीं गछा, बोले कबूल है या नहीं, यदि नहीं कहा, 99% नहीं ही बोलता है, कोई गछेगा नहीं गछेगा, तो नहीं गछने के बाद वो बोलेगा क्या कि मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूं, मुझे गुनाह कबूल नहीं है, तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जिनका जैसी ट्रायल शुरू होगा, तो जिनका एंटीसिपेटरी बेल मिला था उनको भी डेट पर आना होगा, और वकील साहब जो है दोनों तरफ के क्या करेंगे, बहस करेंगे। सबसे पहले जो है वहां पर चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। कहने का मतलब सबसे पहले विक्टिम का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद विक्टिम साइड से जो गवाह पेश किए जाते हैं उसका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एक्यूज साइड का गवाह का एग्जामिनेशन होता है, और फिर क्या होता है कि विक्टिम जो है, विक्टिम का जो एडवोकेट है वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। क्लियर है ना। फिर उनका भी वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे विक्टिम के विटनेसेस को, गवाहों को, और जैसी फाइनल आर्गुमेंट हो जाएगा उसके बाद जज साहब जो है जब फाइनल आर्गुमेंट होगा तो वो अपना जजमेंट देंगे। तो यदि इक्विटल हो गया तब तो ठीक बात है, इक्विटल मतलब निर्दोष। तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट यदि हुआ और एक्यूज यदि इक्विटल हो गया, यानी जिसका एंटीसिपेटरी बेल हुआ था वो यदि इक्विटल हो गया, निर्दोष साबित हो गया, तब तो पार हो गया। लेकिन यदि कन्विक्टेड हो गया तब फिर उसको क्या होगा, सजा सुनाया जाएगा। क्लियर है ना। तो एंटीसिपेटरी बेल अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक्यूज सरेंडर करता है उसके बाद जो आप बेल फाइल करोगे वो रेगुलर बेल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगुलर बेल कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको चार्ज फ्रेम भी समझ में आ गया होगा। कभी कभी हाईकोर्ट में जो है जज साहब ऑर्डर में लिखा देते हैं कि बेल जो है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वही चार्ज फ्रेम मतलब समझ गया ना,
कि जज साहब उसमें कुछ सेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, और एक्यूज से पूछते हैं कि आपके अगेंस्ट ये सेक्शन के अकॉर्डिंग एलिगेशंस है, आपको गुनाह कबूल है या नहीं? यदि है, यदि वो हाँ कह दिया, तब तो अगले डेट पर या उसी दिन उसको सजा सुना देंगे। ऐसे जनरली अगले तारीख पर ही सजा सुना दिया जाता है। लेकिन यदि वो गुनाह नहीं कबूल किया, 99% लोग नहीं कबूल करता है, वो बोलेगा कि हम भाई ट्रायल को फेस करूंगा, उसमें हो सकता है एक्विटल हो जाए। तो वही दोनों तरफ के जो है एडवोकेट आर्गुमेंट करते हैं, और इन्फॉर्मेंट के साइड से सरकारी वकील होते हैं, वो बहस करते हैं। तो इन्फॉर्मेंट अपना वकील भी रख सकते हैं, तो अपने साइड से भी एक वकील रख सकते हैं, सरकारी वकील तो एक रहेंगे, और एक्यूज के तरफ से अपना वकील आप एक्यूज जो है वो खोज लेगा, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट होने के बाद, फाइनल आर्गुमेंट के बाद जज साहब जजमेंट देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। तो अगले क्लास में आपको अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा रेगुलर बेल क्या होता है, इंटरिम बेल क्या होता है, पैरोल पर आप लोग सुनते होइएगा कि छोड़ दिया गया, ये सब क्या होता है आगे मैं डिस्कस करूंगा। प्रोविजनल बेल क्या होता है, तो ये मैं डिटेल से आपको मैं बताऊंगा, क्या प्रोविजनल क्या इंटरिम, सब का मतलब मैं बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जम करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सबको शेयर कीजिए, खासकर जो जूनियर वकील जो नया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है, और जितना पब्लिक लोग हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है। बहुत लोग के तो ये दिमाग में होता है कि सेशन कोर्ट से भाई रिजेक्ट हो गया तो वो हताश हो जाते हैं, वो हाई कोर्ट में फाइल ही नहीं करते। भैया यहाँ यदि रिजेक्ट होता है तो यहाँ जाओ ना, यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा बेल। और यहां से आपका रिजेक्ट होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो कुछ दिन के बाद फिर फाइल करोगे तो रिजेक्ट होगा। हाँ, कुछ नया चीज इन्वेस्टिगेशन में आया आपके पक्ष में, तो फाइल करोगे तो हो सकता है फिर बेल हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एडवोकेट जितेंद्र सिंह आपका हमेशा निःशुल्क लीगल सजेशन और लीगल एडवाइस देता रहूंगा, और आप लोग बस इतना कीजिए, सबको शेयर कीजिए, और सबके पास जाना चाहिए। आज के युग में जिसके पास कानून का नॉलेज नहीं है उसको लोग बुर्बक बना करके क्या करता है, उल्टा सीधा करके हड़प लेता है, चाहे कुछ करती है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।